गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे। आज हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखें। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यार? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया था, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक। या हम इसको और क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम लोग जब लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते थे तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे? क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज बाय मोमेंटम। यहां पर हम क्वांटिटी ऑफ मोशन जिस टर्म से डिफाइन करेंगे उसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं इसलिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या बताया था आपको? इसका फॉर्मूला बताया था L इक्वल्स टू व्हाट? R क्रॉस P, या इसको हम R परपेंडिकुलर इनटू MV ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आपको अलग अलग तरह की कैलकुलेशन बताई थी कि यार हमें जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेनी है। उसमें आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट जो है वो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, तो यार अगर हमें इसकी जो है वो X1 Y1 Z1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी हो तो इस केस में हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? R इक्वल्स टू AX1, X की जगह X1 रख देंगे प्लस माइनस जैसा भी हो, प्लस माइनस B, Y की जगह Y1 रख देंगे प्लस C प्लस माइनस जो भी हो अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मॉड लगा देंगे। मॉड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको अलग अलग केसेस करके दिखाए थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो, वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो, तो हमें किस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक। अब आज इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम को भी आगे लेके चलेंगे। जैसे देखिए, बिल्कुल बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमको बोला है हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। उसका मास है m, ठीक है, और उसका एंगुलर मोमेंटम है l, ठीक। हमें यहाँ पर जो है दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हमें फाइंड करना है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखें, कोई बोलेगा सर बहुत सिंपल सवाल है, कैसे? काइनेटिक एनर्जी लिख दो हाफ mv स्क्वायर। तो भैया लिख तो दी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पर ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्वेश्चन ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड है, पर स्पीड हमें v डिफाइन करके नहीं दी है, ठीक है, हमें v वर्ड इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया है। बेसिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ने अगर हमें v वर्ड इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया है तो हम आंसर भी v की फॉर्म में नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करें? देखिए, हम लोग जानते हैं l बराबर क्या होता है? MVR। अब v नहीं दिया ना तो v को हटा दो इन टर्म्स ऑफ l, क्योंकि l दिया है तो v कितना जाएगा? l अपॉन mr। ये v के लिए यहां पुट अप कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? हाफ m l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर। एक m से एक m चला जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग जानते हैं कितना होता है, वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर mv स्क्वायर अपॉन r, फिर से हमें v नहीं पता तो v की वैल्यू पुट अप कर दें l अपॉन mr, तो m अपॉन r तो ऑलरेडी है और ये l अपॉन mr का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल क्या है? ध्यान से देखेंगे। इससे हमको बोला गया कि हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u, ठीक। एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड है u और उसको हमने जो है वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो इस तरीके से ये देख के आपको प्रोजेक्टाइल याद आता होगा, ठीक। हमें बोला गया कि हमें इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। m मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्पीड इसकी u है, ठीक है। हमें बोला इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम कब फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है l एट एनी पोजिशन एट टाइम t, ठीक है। हमें t टाइम पर इसकी कोई पोजीशन होगी उस पे जो है वो l फाइंड करना है और दूसरा l हमें जो है वो इसका मैक्सिमम हाइट पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम चलते हैं कि l एट एनी पोजीशन एट टाइम t, ठीक। तो बेसिकली l होता क्या है? देख, अगर मैं बात करूं तो l होता है मेरे पास r क्रॉस p, ठीक है। मान ले t टाइम पर ये यहां पे आ जाएगा, t टाइम पर ये पार्टिकल जो है वो यहां पे आ गया, ठीक। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा r, ये ऐसे। मेरा टास्क क्या है कि पहले मैं r निकाल लूं, ठीक है, और उसके बाद मैं p निकाल लूं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, ठीक। अब यहां पर ये मैं देखूं तो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, ठीक। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है। हाँ, क्वेश्चन ने एक चीज बोली है, हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है,
ठीक, यानी ओरिजिन यानी 0,0,0,0। तो इसके पोजीशन वेक्टर के तो कोऑर्डिनेट आ गए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। भाई एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पर ये एक्स और वाई की टर्म में हम आंसर नहीं दे सकते, हमें एक्स और वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज दिखाता हूँ। क्या, ध्यान से देखें, अगर मैं पोजीशन वेक्टर मान लूं आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और देखो P क्या होता है, P होता है m इंटू वी। m तो कांस्टेंट है, मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी v बराबर, या मैं इसको डायरेक्टली ले देता हूं कि जैसे P बराबर पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम एम वी एक्स, पी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम एम वी वाई, और पी जेड मतलब जेड डायरेक्शन में मोमेंटम एम वी जेड। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर आर क्रॉस पी। ठीक है, एक तरफ लिखा आई, एक तरफ लिखा जे, एक तरफ लिखा के। ठीक है, एक तरफ लिखा एक्स वाई जेड, फिर ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप को हटाया। ठीक है, तो यहां से देख ये कॉलम को हटाया, ये रो को हटाया, तो क्या बनेगा मेरे पास, मेरे बनेगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, माइनस का जे कैप, फिर ये कॉलम और ये रो, कितना बनेगा मेरे पास एक्स पी जेड माइनस का जेड पी एक्स प्लस के कैप। तो के कैप के लिए ये कॉलम ये रो, कितना बनेगा मेरे पास एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सर इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से देख भैया, तो ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन है मतलब z कोऑर्डिनेट नहीं है। दूसरा, z कोऑर्डिनेट नहीं है, z डायरेक्शन में वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो pz भी जीरो हो जाएगा। तो जहां जहां z आ रहा है और जहां जहां pz आ रहा है वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये टर्म खत्म और ये भी टर्म खत्म, ये दोनों जीरो। फिर उसके बाद ये टर्म खत्म और ये टर्म भी खत्म, ये टर्म भी जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालें भाई, हम जानते हैं एस एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एस वाई बराबर क्या होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो भाई, इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, और मैं जानता हूं प्रोजेक्टाइल में एक्स कितना होता है जीरो, तो यू कॉस थीटा इंटू में टी। वाई की बात करें तो देख यू वाई कितना है, यू वाई तेरे पास है यू साइन थीटा, तो बस कितना बन जाएगा यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का जी। अब मेरे पास एक्स और वाई आ गया, पी वाई और पी एक्स कैसे निकालें भाई, पी वाई क्या होगा वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, और पी एक्स क्या होगा एक्स में मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मुझे वाई में वेलोसिटी चाहिए और मुझे एक्स में वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, और वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, अगर मैं वी वाई लिखने गया तो यू वाई कितना है, यू वाई मेरे पास यू साइन थीटा माइनस का जी टी, ए वाई की वैल्यू जो है वो माइनस का जी। अगर मैं वी एक्स लिखने गया तो वी एक्स बराबर यू एक्स कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा और प्लस जीरो, क्योंकि ए एक्स कितना है जीरो। वैल्यूज आ चुकी है, पुटअप करके वापस क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा इसके पास सवाल क्या था, दूसरा सवाल क्या था कि हमें बोला गया है कि हमें जो है वो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट। तो हमने बोला मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी क्या रहती है यू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आ गई वेलोसिटी। अब हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये आर कैसे निकालेंगे, देख भैया ये होता है एच और ये होता है हमारे पास आर बाय टू। ठीक है, तो यार हम लोग यहाँ से ये जो रेंज का हाफ और ये एच दोनों के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो हम ये पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू पुट अप कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एच यानी कि मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, और आर बोले तो रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो हम पुट अप करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सवाल देखने में भले कॉम्प्लेक्स लगता हो पर एक्चुअल में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ टफ नहीं है। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना है और आप आराम से आंसर रखेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक बार आगे चलते चलिए। चलिए, तो नेक्स्ट अब इसमें और क्या सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ाया गया था, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के समय हमें एक बात बताई गई थी। क्या हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताया गया था, पहले मैं आपको बता देता हूं कि दैट इज व्हाट, कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डीपी अपॉन डीटी। किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर डीपी अपॉन डीटी। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए,
अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो जाए तो dp बराबर जीरो, यानी मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व। सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अगर सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अब अगर मैं इसी को रोटेशनल मोशन में लेके जाऊं तो जो काम वहां पे F का था वो काम यहाँ पे किसका है, टॉर्क का, तो टॉर्क एक्सटर्नल बराबर D। जो काम वहां पे P का था वो काम यहाँ पे किसका है, L बोले तो एंगुलर मोमेंटम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, DL अपॉन DT। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अगर मैं सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर दूं, कि मैंने बोला टॉर्क एक्सटर्नल बराबर जो है वो जीरो हो गया, तो बस क्या हो जाएगा, डीएल बराबर जीरो, यानी एल बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो हम लोग जो है वो सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम क्या मान लेंगे, कंजर्व मान लेंगे। अब यहाँ पर इस पे सवाल कैसे बनते हैं, ध्यान से देखें। जैसे पहले सिंपल सा सवाल उठाते हैं हम लोग। हमने बोला यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक रॉड है जो कि O पॉइंट के रेस्पेक्ट पे रोटेशन कर रही है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। रॉड का मास मान लिया m और लेंथ मान ली l। क्वेश्चन बोलता है कि अब आपने क्या किया, अब सडनली इसके कॉर्नर पे, इसके एजेस पे दो m मास के पार्टिकल, ठीक है, m डैश मान लेते हैं, m डैश मास के पार्टिकल हम लोगों ने क्या करा, चिपका दिए। तो अब इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा डैश बतानी है। ध्यान से देखें, नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश कैसे बताएंगे। बेसिकली हुआ क्या कि यार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, मतलब ना तो उसको कोई हमने घुमाने वाला फोर्स दिया ना रोकने वाला फोर्स दिया। सडनली इसके ऊपर m डैश मास के दो पार्टिकल जो है वो आकर के चिपका दिए, तो कोई फोर्स नहीं दिया है, कोई टॉर्क नहीं दिया है, तो सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो ध्यान से देखें कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो यानी एल बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब एल क्या होता है, आई ओमेगा, तो आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आई वन ओ पॉइंट के में देखें, इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट वुड बी एम एल स्क्वायर बाय 12 और इनटू में ओमेगा नॉट, हमें इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी हुई है मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अगर हम मैं देखूं तो I2 कितना लिखूंगा, देखो I2 में अब रॉड भी है और दो मास भी है, तो कहानी क्या चलेगी, दैट वुड बी एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डैश इंटू एल बाय टू का स्क्वायर प्लस एम डैश इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम डैश इंटू एल बाय टू का होल स्क्वायर और इंटू में व्हाट, ओमेगा डैश। यहां से हम इजीली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इजी सवाल, इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान क्या रखने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे सिस्टम में जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखें, अगर एल कांस्टेंट है मतलब आई ओमेगा बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो बोले तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो आई क्या होगा, कम होगा, या उल्टा कह दें अगर आई कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, या फिर अगर हम आई को बढ़ा दें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी पैटर्न का एक सिंपल सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग थोड़े अच्छे सवाल करेंगे। कैसे कि हमें बोला जाए कि हमारे पास जो है वो एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क का मास है m और रेडियस है r, ठीक है, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। सडनली हमने क्या किया, सडनली हमने इसके चार कॉर्नर पर चार m1 मास के पार्टिकल जो है वो चिपका दिए और इसका मास अभी भी m, रेडियस जो है वो r है। अब इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हमें बतानी है, ऐसा सवाल ने हमको कहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल, हमने चार पार्टिकल चिपकाए हैं, ना तो कुछ एक्सटर्नल टॉर्क अपनी तरफ से दिया है ना इसको रोका है, तो यहाँ पर L क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा वन बराबर I2 ओमेगा टू। I1 डिस्क है और आपके सेंटर ऑफ मास के में जो है वो रोटेट कर रही है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या लिखेंगे इसको, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इनटू में ओमेगा वन कितना, ओमेगा नॉट। I2 कौन है कि भैया एक तो डिस्क यानी एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस चार मास जो कि कॉर्नर पे रखे हुए हैं, दैट बिकम्स व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ m1 इनटू r स्क्वायर, साथ साथ घूम रहे, तो बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, हमारे पास सिंपली ओमेगा डैश आ जाएगा। तो बेसिक बेसिक सवाल है, हमसे करते बनने चाहिए। अब एक और सवाल देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। हमें बोला जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक, इसका मास वही m और रेडियस इसकी वही r, ठीक है। बोला जाए
कि यार ये इनिशियली जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहां पर ओमेगा नॉट मान लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर वही डिस्क, ये ए और ये बी, बोला कि एक इंसेक्ट जो है वो क्रॉल करता हुआ ए से बी तक आ रहा है अलोंग द कॉर्ड। ये ए बी जो है इसकी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के अलोंग जो है वो इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ आ रहा है, ठीक है, एक इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ आ रहा है। तो हमें जो इसकी ये यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है, हमें ये बताना है कि यार यहां पर अब इसकी नई जो ओमेगा होगी, उस ओमेगा का टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होगा। तो आपको 4 ग्राफ दिए हुए, ये टाइम और ये ओमेगा, एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको ऐसा, एक ग्राफ दिया है आपको ऐसा, और एक आपको बोला है नन, ठीक है। मतलब इनमें से आपको जो है वो बताना है करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, या हो सकता है फोर्थ ऑप्शन हो नन ऑफ दी। तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। देखेंगे इस सवाल को आराम से, एक बार ट्राई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ग्राफ का पैटर्न बताने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखें, तो यहां पर कहानी कैसे चलेगी, लगाना वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ठीक। हमने बोला कि यार सिस्टम में जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, आई वन ओमेगा वन बराबर वॉट, आई टू ओमेगा टू। इनिशियली कौन घूम रहा है, इनिशियली सिर्फ डिस्क घूम रही है, तो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू में ओमेगा नॉट, ठीक है। फाइनली देखे, फाइनली क्या हो रहा है यहां पर, अगर मैं देखूं तो डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस, अब आपके साथ कहानी क्या है कि आपके पास जो है वो ये मास भी है, ठीक है। एक जो इंसेक्ट है उसका मास मान लेते हैं, सपोज करें एम डैश मान लेते हैं, ठीक है। एम डैश मान लिया, तो वो भी तो घूम रहा है ना, तो उसका मोमेंटम इनर्शिया निकालेंगे। अब ध्यान से देखें, मोमेंटम इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए एम उसका मास होता है और आर उसकी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो भैया सिंपल सी बात देखो कि यहाँ ये ओ पॉइंट है, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस ए बी लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए कुछ पी है, ठीक है। अब क्या होगा कि यार जैसे जैसे वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, तो इनिशियली क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, ठीक है, पी पॉइंट पे आ जाएगा, और उसके बाद जब पी पॉइंट से आगे जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। मैं अभी डिस्टेंस को आर ही मान लेता हूँ, तो क्या लिखा, दैट वुड बी एम डैश आर स्क्वायर इनटू में ओमेगा डैश, या इसको ओमेगा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम डैश इंटू आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इनिशियली हमारा आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बाद में आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आर कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, अगर आर कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। तो यार पहले ओमेगा जो है वो बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं कि पहले हमारा जो ओमेगा है वो बढ़ेगा और बाद में हमारा ओमेगा जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो लाइक क्वेश्चन को देख करके, ग्राफ को देख के लगता है कि यार कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारे से आंसर प्रोसीड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, ठीक है। इसमें एक अगली वैरायटी का सवाल होता है, क्या सवाल होता है, बेसिकली हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कोई प्लेटफॉर्म है और कोई मैन है, ठीक है, वो आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कूद गया, तो उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी बताओ,
वो आदमी प्लेटफॉर्म से बाहर कूद गया तो उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी बताओ, समथिंग लाइक हमें कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या है इसके अंदर, ये मैन और प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड सवाल है। तो पहला सवाल देखें, हमें बोला गया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिस्क मान लेते, भाई डिस्क फॉर्म का प्लेटफॉर्म है, इसका मास m और इसकी रेडियस r है। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ घूम नहीं रहा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना है, 0। फिर बोला कि यार सडनली ये m और ये r सडनली कोई एक मास का, कोई एक मान लीजिए कोई एक स्मॉल m डैश मास का जो है वो आदमी आ गया, और वो जो है वो इस r/2 रेडियस के सर्कल में चक्कर लगाने लगा विद v स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चक्कर लगाने लगा। तो यार अब अगर ये v स्पीड से चक्कर लगा रहा है तो हमें बताना है कि यार अब इस प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी होगी। पहली बात तो ये दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या ये प्लेटफॉर्म मूव करेगा, तो चेक कर लेते हैं। आओ देखो भैया, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो लाइक कोई भी मूव नहीं कर, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या मान लेते हैं, कंजर्व। मान लो पहले आदमी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल बराबर क्या है, कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इनिशियली मैन और प्लेटफॉर्म दोनों रेस्ट पर है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0, ओमेगा 0 है, इसलिए एल कितना है, 0। तो फाइनली भी एल को कितना होना पड़ेगा, 0। ठीक है, अब देखो फाइनली यहां पर मैन तो घूम रहा है, मतलब मैन की कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी, भाई v है तो v बराबर आर ओमेगा, तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे v बाय आर करके, तो यानी मैन के लिए तो हमारे पास ओमेगा है, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। ठीक, तो यार अगर यहां पर एल फाइनल लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, एल ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस एल ऑफ मैन। मैन का एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, आपको इन दोनों का नेट जो है वो 0 करना है, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म का भी एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, बोले तो प्लेटफॉर्म भी जो है वो घूमेगा। अच्छा, अब सर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दो फिर, तो ध्यान से देख भाई, एल फाइनल कैसे लिखूंगा, इनिशियल तो 0 है, एल फाइनल, एल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए आई mr²/2 इंटू ओमेगा प्लेटफॉर्म, प्लस मेन के लिए आई, मेन का मास कितना है m डैश, इंटू ये डिस्टेंस कितनी है r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्या होता है, v बाय आर, मेन की वेलोसिटी है v, और डिवाइड बाय इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो v बाय r/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा बस 2v बाय आर। अब यहां से हमें ओमेगा प्लेटफॉर्म निकालना है, तो ध्यान से देखिए कहानी क्या बनेगी, दैट बिकम्स व्हाट, mr²/2 इंटू ओमेगा प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू माइनस का m डैश r²/4 इंटू 2v बाय आर। ठीक है, सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ओमेगा प्लेटफॉर्म क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन क्या है, नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन ये है कि जब ये आदमी, जब ये पर्सन, जब ये बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर घूम रहा है v स्पीड से, तो इन दैट केस जो प्लेटफॉर्म होगा उसके जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस पर्सन के मूवमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। यानी कि यहां पर जो प्लेटफॉर्म की रोटेशन होगा या सेंस ऑफ रोटेशन होगा, अगर मैन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो प्लेटफॉर्म का सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और सवाल हमारे पास है, क्या है, लिख लेंगे एक सवाल, अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m, a person of mass small m moves along the circumference of a merry-go-round। ठीक है, merry-go-round मतलब ये प्लेटफॉर्म या फिर डिस्क। a person of mass small m moves along the circumference of a disk या प्लेटफॉर्म। डिस्क का मास हमें कैपिटल M और रेडियस हमें कैपिटल R दी हुई है। ठीक है, और मैन की स्पीड जो है वो हमें v दी हुई है। सडनली पर्सन जंप्स आउट ऑन डिस्क, देन फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ठीक है, बेसिकली यहां पर जो है वो हमें क्या बोल रहा है कि यार हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है, ठीक, यहां पर एक डिस्क है
इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, रेडियस है कैपिटल आर है, ये मैन इसके बाहर है, इसका मास मान लीजिए एम डैश है, ये यूनिफॉर्म स्पीड वी से जो है वो इसकी पेरिफेरी पे घूम रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है आपको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि यहाँ पर ये वही डिस्क का मास एम, इसकी रेडियस आर, और ये जो है ये मैन इस डिस्क के ऊपर कूद गया। अब आपको बताना है कि यार यहाँ पर इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। वही सिंपल सा सवाल, क्या कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वही I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। देखो इनिशियली हमारे सिस्टम में कौन है, मैन प्लस डिस्क, फाइनली भी कौन है, मैन प्लस डिस्क। ये दोनों आपस में ही कुछ कुछ कर रहे हैं कि भाई यार इनिशियली मैन जो है वो बाहर घूम रहा था, अब फिर वो डिस्क के ऊपर आ गया। तो बेसिकली सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इनिशियली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गया, बट ये मैन की तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो आएगा। इसके लिए आई कितना लिखेंगे, एम डैश इंटू आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय इसका ओमेगा, ओमेगा क्या होता है वी बाय आर, तो इनटू में वी बाय आर बराबर, फाइनली दोनों घूम रहे, दोनों घूम रहे, तो दैट बिकम्स व्हाट, एम आर स्क्वायर बाय 2 इसका डिस्क का, प्लस एम डैश इंटू आर स्क्वायर किसका, मेन का, इंटू व्हाट, ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, जनरली हम लोग जब इस पार्ट के सवाल कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यार इनिशियली सिस्टम रेस्ट करे तो हम हमेशा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये मेन जो है वो वी स्पीड से ऑलरेडी घूम रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आपको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ये बात समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। एक अच्छा सवाल है हमारे पास, ध्यान से देखें। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, एक वही प्लेटफॉर्म है, एक डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो इसकी सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सेस के में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो हमारे पास जो है वो 200 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो रेडियस हमारे पास जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, ऐसा इसने क्वेश्चन ने हमको कहा है। फिर हमें ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर एक मैन जो है वो मैन, एक मैन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया कि ये मैन जो है, अब कंडीशन में क्या हुआ कि ये मैन जो है ये 1 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर घूमने लगा, ठीक है। ये मैन का जो मास है वो कितना है, 50 kg, ऐसा क्वेश्चन ने आपको बता दिया है। ये पेरीफेरी पे इस पे घूमने लगा, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर इसको जो है वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं कि टाइम टेकन बाय मैन, टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको जो है वो टाइम कितना लगेगा सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन देख आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई करेंगे इसको। और आपके काम की है कि ये जो मैन की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव टू द ग्राउंड है, ये रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म नहीं है, रिलेटिव टू द जो है वो ग्राउंड है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखें तो कहानी वही है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है,
अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इसके लिए एल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट है यानी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, इनिशियली सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम में कौन है, मैन प्लस प्लेटफॉर्म, दोनों आपको दोनों बताए हुए, मैन और प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, दोनों रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट पर है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जीरो है, यानी दोनों का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जीरो, यानी दोनों का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो। तो इनिशियल तो जीरो हो गया, मतलब फाइनली भी एल को कितना होना पड़ेगा, जीरो। फाइनली देखें तो हमने क्या लिखा, आई मैन ओमेगा मैन प्लस आई प्लेटफॉर्म, सॉरी ओमेगा प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। यहां से अगर मैं आई प्लेटफॉर्म ओमेगा प्लेटफॉर्म इधर कर लूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का आई एम ओमेगा एम। अच्छा भाई ये बात हो गई। अब हमें प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, कितना दिया है, 200। ओमेगा पी हमको पता नहीं है। मैन मैन का मास कितना दिया हुआ है, 50। और क्योंकि ये पेरिफेरी के अलोंग घूम रहा है तो इसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर। तो अब कितना हो जाएगा, दैट वुड बी माइनस का 50 इंटू 2 का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1/r यानी कि इंटू 1/2। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 2 का स्क्वायर दैट बिकम्स व्हाट, 200। 200 से 200 चला जाएगा तो हमारे पास ओमेगा प्लेटफॉर्म कितना आया, माइनस का 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी अगर मैन जो है वो 1/2 रेडियन पर सेकेंड से, अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म है वो 1/2 रेडियन पर सेकेंड से कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना हुआ तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इनकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय 1/2 प्लस 1/2, यानी ओमेगा प्लेटफॉर्म प्लस ओमेगा मैन। तो यहां पर हमारे पास हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आपने सर सवाल पूछा है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन बाय द मैन, तो मैन का टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप डिस्टेंस जो है वो 2 पाई r डिवाइड बाय मैन की स्पीड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर सिर्फ मैन घूम रहा होता हम तब ये वाली बात करते। यहाँ पर मैन के घूमने से प्लेटफॉर्म भी घूम रहा है, तो हमें प्लेटफॉर्म का जो रोटेशन है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। और जैसे हम प्लेटफॉर्म का रोटेशन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है तो फिर इन दैट केस हमें जो है वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, अपोजिट है। तो ये इसके ऊपर एक अच्छा सवाल था, हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको प्रोसीड करना है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर कुछ सवाल थे। और थोड़ा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर बोला गया हमें यहाँ पर बोला गया कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे रॉड है। ठीक है, रॉड का मास m, लेंथ l, ये एक एंड पे हिंज है। हिंज का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर इस एंड के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर सकती है, इसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करा सकते। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यहाँ से आप एक जो है वो स्मॉल m मास की बुलेट लेकर के आए v स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे अगर के इससे टकरा गई, इससे टकराने के बाद जो है ये अब इससे चिपक जाती है, कोलिजन जो है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो ये जो आपकी सिस्टम है ये इससे चिपक जाता है, यानी अब ये आपकी रॉड जो है मास एम एल था ही सही। ठीक है, इसको मैं एम डैश मान लेता हूँ। तो ये एम डैश मास का जो ये बुलेट था ये इससे चिपक गया। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अब आपको जो है इनकी कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को एज अ सिस्टम मान लें। सिस्टम मान लें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, चलिए 1 मिनट दिया आपको, 1 मिनट लेकर के आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, सिंपल सवाल है बिल्कुल।
चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हमारे पास कहानी क्या है। हमारे पास कहानी ये है कि बेसिकली यहाँ पर अगर मैं लिखूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है, इनिशियली अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम में कौन है हमारे पास, रॉड प्लस बुलेट। ठीक है, तो अब रॉड जो है इनिशियली रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा, पर इसकी जो आपके पास मतलब रॉड जो है इनिशियली रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब कि यार इसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी 0 लेंगे, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। पर हमारे पास ये जो मास है ये मूव कर रहा है, तो हम इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी आर। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू एम डैश इसका मास, स्पीड इसकी v, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये l/2। तो एम वी आर बराबर I2। देखो जब मैं I2 लिखने गया तो ये जो रॉड है, ये जो मास है, ये मास जो है वो इससे चिपक गया, तो इसके लिए अगर मैं अब मतलब L लिखूंगा तो दैट वुड बी I ओमेगा। I कितना लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, तो वहां पर कितना बन जाएगा, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब यहां पर अगर मुझे रॉड के लिए लिखना हो, तो रॉड हमारे पास क्या है, इसका मास m और लेंथ l, तो इसका इस एज के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ml स्क्वायर बाय 3। तो हमारे पास कहानी कितनी बन गई, ml स्क्वायर बाय 3 इनटू में व्हाट, ओमेगा। ठीक है, यहाँ से हम इजीली ओमेगा को प्रोसीड कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक सवाल हमारे पास और बनता है। सवाल क्या है, जैसे हमें बोला गया कि अब हमारे पास रॉड ऐसे है जो है वो वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे हिंज किया हुआ है। ठीक, ऐसे रॉड को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है। कहानी क्या है कि हमें बोला गया एक रॉड का मास वही m और लेंथ l, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोलता है कि हमारे पास एक स्मॉल m या m डैश मास का पार्टिकल है। ठीक है, m डैश मास का पार्टिकल है और v स्पीड से आ रहा है। ठीक है, v स्पीड से आ रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर जाके टकराता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर जाके टकराता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो रॉड है, ये रॉड इस एज के रिस्पेक्ट में जो है वो रोटेट करने लगती है। ठीक है, ये जब पार्टिकल इससे टकराता है, टकरा करके आगे चिपक जाता है, और क्योंकि ये अब ये चिपक गया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये जो रॉड है इस एज के रिस्पेक्ट में जो है वो रोटेट करने लगी है, और अगर ये इस एज के रिस्पेक्ट में रोटेट करने लगती है तो हमें जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बतानी है। ठीक, सवाल सुन लीजिए, अच्छा सवाल है। कहानी क्या है, हमें हमें क्या सॉरी, हमें ओमेगा नहीं बताना, बोला है कि ये घूमने लगती है, तो हमें जो है ये एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, हमें ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बोला गया कि एक एम डैश, देखिए ओमेगा तो हम निकाल सकते हैं, ओमेगा तो हमने पहले भी कितने केस में निकाल लिया है। ठीक, यहाँ पर हमें बोला गया एक एम डैश मास का पार्टिकल है, v स्पीड से आ रहा है, एक m मास की रॉड है, इसकी लेंथ है l। ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर आके टकराया, ऐसा क्वेश्चन ने हमको कहा है। उसके बाद जैसे ही आगे टकराया तो अभी आकर इससे चिपक गया, ये एम डैश मास जो है वो इससे चिपक गया, और आपको बोल रहा है कि अब ये रॉड जो है वो इस एज के रिस्पेक्ट पे जो है वो घूमने लगी है, तो हमें क्या बताना है, हमें इस x की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अच्छा सवाल है, 1 मिनट लेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, इस सवाल को ट्राई जरूर करेंगे, हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो प्लीज एक बार सवाल को ट्राई करेंगे, फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहानी कैसे चलेगी। बेसिकली मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल लगा सकता हूं, पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए मुझे पहले रॉड की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं।
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कैसे लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। हम मान लेते हैं कि यार इस सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो कितनी है, VCM। बेसिकली मेरा टारगेट क्या है कि मैं VCM निकाल करके और यहाँ फिर V बराबर R ओमेगा कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो रॉड के लिए ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक मैंने बोला मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था, तो इस m डैश मास की वेलोसिटी कितनी है, m डैश इंटू v। ठीक है, इक्वल्स टू, फाइनली देखते हैं तो फाइनली उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा कि यार फाइनली इसका ये जो रॉड है ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो VCM से मूव कर रहा है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू mv सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि वो m डैश है वो रेस्ट पे आ गया इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो हमारे पास यहाँ से v सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा रॉड के लिए, दैट वुड बी माइनस का m डैश v। ठीक है, अच्छा दैट वुड बी इक्वल्स टू m डैश v अपॉन m। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, या ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है v बाय r। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ से VCM निकाल ले तो डिवाइड बाय r कर देंगे। r क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, l बाय 2, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू m डैश v अपॉन m, ये तो हो गया ओमेगा डिवाइड बाय r, r कितना हो गया l बाय 2। ठीक है, हमने पुटअप कर लिया, ये a बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2n डैश v अपॉन m इंटू एल। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है वो रॉड के लिए ओमेगा आ गया। अब कुछ कहानी नहीं है, अब क्या करना है हमको, सिंपली I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 कितना है भैया, I1 अगर देखो मैं मेरे पास यहाँ पर m डैश मास का पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए I लिखने जाऊं तो I क्या लिखूंगा, दैट वुड बी m डैश इंटू आर स्क्वायर। कहाँ रोटेट कर रहा है यार, बेसिकली हमें बोला गया mvr बोल देते हैं इसको, तो mvr m डैश v और r कितना है हमारे पास, देखो कि यार हमें बोला गया ये यहाँ से इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गई l/2 और ये हो गया x, तो हमारे पास कितना हो गया l/2 प्लस x। ठीक है, फाइनली रॉड के लिए बात करते हैं, तो रॉड के लिए क्या लिखेंगे, I2 ओमेगा 2 इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पे या इस एज के रेस्पेक्ट में जो है वो घूम रही है, तो इसके लिए I कितना लिखेंगे ml स्क्वायर बाय 3 और इनटू इसका ओमेगा, ओमेगा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है, ओमेगा हमारे पास आ गया है। यहाँ पे पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद हम लोग जो है वो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x हमारे पास जो है वो यहाँ पर इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नया क्या था, यहाँ पर नया ये था कि हमारे पास क्योंकि रॉड का ओमेगा नहीं था, तो हम लोगों ने रॉड का ओमेगा निकालने के लिए पहले क्या करा, पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाला, पहले उसके लिए इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाली और फिर इसके लिए ओमेगा निकाल करके हमने ओमेगा इक्वल टू v बाय r कर दिया और फिर हमने प्रोसीड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जनरल काइनेटिक एनर्जी की बात करें लीनियर मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ mv²। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो देखो हाफ, जो काम यहाँ पर m का है या जो काम लीनियर मोशन में m का है वो काम यहाँ पे किसका है, I। ठीक है, और v की जगह हम क्या लिखते हैं, ओमेगा, हमारे पास क्या बन गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये तो हमारे पास हो गया एक रिलेशन। अब उसके बाद अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया और I से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया I ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2I। I ओमेगा क्या होता है, I ओमेगा होता है हमारे पास L बोले तो एंगुलर मोमेंटम, हमारे पास कहानी क्या बन गई, दैट बिकम्स व्हाट, L स्क्वायर अपॉन 2I। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास तरह तरह के ग्राफ बनते हैं, तरह तरह के ग्राफ कैसे बनते हैं कि एक तो हमें मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा के बीच में बनाना है। ठीक है, एक हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एल के बीच में बनाना है। ठीक है, एक हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा के बीच में बनाना है जब आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है। एक बार हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एल के बीच में बनाना है जब आई कांस्टेंट है। एक बार हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आई के बीच में बनाएंगे जब एल कांस्टेंट होगा। एक हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा के बीच में बनाएंगे जब आई कांस्टेंट होगा। मतलब इट्स लाइक अलग अलग तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाऊं, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाना है जब आपके लिए आई क्या है, कांस्टेंट।
ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर। अब मान लिया मैंने एक एक्सिस पे लिखा ओमेगा, एक एक्सिस पे लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ कैसा बनेगा कि यहाँ पर ये पूरा फैक्टर लिखा है वाई एक्सिस पे, ये पूरा फैक्टर लिखा है एक्स एक्सिस पे, एक की पावर 1 एक की पावर 2। ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला हमेशा उस एक्सिस के सिमेट्रिक रहता है जिसकी पावर 1 होती है, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एल के बीच में ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ का पैटर्न समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एल, ये यहाँ पर एल स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो ऐसा ही बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर जैसे। अगर मान लो इन केस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो पूरे के पूरे ओमेगा स्क्वायर को एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहती है? वो हमें कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में कौन आता है? एक तो हमारे पास आता है कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल बराबर व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के। अब मुझे यहां से अगर मैं डेल्टा यू को उधर ले जाऊं तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, और बस क्या बनेगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अगर मान लीजिए इन केस आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो, कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इन केस मान लीजिए आपके पास कहानी ऐसे है कि यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव दोनों जीरो हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला भी जीरो हो गया और ये वाला भी जीरो हो गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो। यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि के प्लस यू बराबर कांस्टेंट। तो अब क्या कहानी क्या बनेगी कि के प्लस यू इनिशियल बराबर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? के प्लस यू फाइनल। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? फाइनल। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसको हम लिखते हैं। एक हम लोग जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के केस में लगाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? जैसे हमने लिखा, जैसे हम लिखा कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो तो वेरिएबल फोर्स हो तो जैसे हम लोग लीनियर मोशन में क्या लिखते हैं? W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन लिखेंगे हम W बराबर इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। ठीक है, तो उस समय भी हम लोग जो है वो यहाँ पर ये टर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन बोला गया है, क्या क्वेश्चन बोला गया है? हमें बोला गया है, लिख लीजिए एक बार, अ डिस्क ऑफ मास 50 kg, अ डिस्क ऑफ मास 50 kg, रेडियस 4 मीटर, rotate with respect to geometrical axis. A disk of mass 50 kg, radius 4 meter, rotate with respect to geometrical axis with 30 rpm. ठीक है, a disk of mass 50 kg, radius 4 meter, rotate with respect to geometrical axis with 30 rpm. A tangential force of magnitude 50 Newton is applied on a disk in same plane. Find out number of rotation completed by disk before it comes to rest. ठीक है, हमें बोला गया है फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय डिस्क बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, कहानी क्या है? हमें बोला गया है कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का जो मास है वो 50 kg है और रेडियस जो है वो 4 मीटर है। ठीक, ये हमारे पास जो है वो रोटेट विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस, ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस के रेस्पेक्ट पे रोटेट कर रही है और इसकी जो स्पीड है
वो 30 आरपीएम दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है कि हमने इसके ऊपर एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हमारी जो डिस्क है वो फाइनली जो है वो रुक जाती है। तो हमें बोला है फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय डिस्क बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। डिस्क है, मास 50 केजी, रेडियस जो है वो 4 मीटर। उसके बाद 30 आरपीएम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी 30 आरपीएम हमें इनिशियल आरपीएम दिए हुए हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद हमें बोला है कि यार अगर हम इसके ऊपर जो है वो सेम प्लेन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्क रुक जा रही है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट बाय बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ध्यान से देखें कि बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कहानी क्या है कि हमें बोला है कि डिस्क इनिशियली 30 आरपीएम से मूव कर रही है और अब फाइनली रुक जा रही है। रुक जा रही है मतलब ये टॉर्क जो लगाया गया होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया होगा। हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन जो है, देखो अच्छा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। सिस्टम में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि फाइनल जो है वो रुक जा रहा है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे, माइनस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि वर्क डन को क्या लिखेंगे, टॉर्क इनटू थीटा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। टॉर्क इनटू थीटा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ, ये तो कांस्टेंट है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टॉर्क इनटू थीटा। यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाया क्योंकि आपका जो रोटेशन है ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लगाने के बाद जो है ये रुक जा रही है, तो माइनस से माइनस चला गया। टॉर्क को क्या लिखेंगे, आर एफ इंटू में थीटा बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर हमें डिस्क की रेडियस कितनी दी हुई है, 4 मीटर, ठीक है। इंटू फोर्स कितना दिया है, 50 न्यूटन इंटू थीटा बराबर हाफ, ठीक है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, आई बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा ओमेगा क्या लिखते हैं, 2 पाई एन, ठीक है। अभी हमें रिवोल्यूशन पर मिनट दिए हुए हैं 30 आरपीएम, तो रिवोल्यूशन पर मिनट तो हम इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में लेकर के आएंगे कि यार रिवोल्यूशन पर मिनट यानी 1 मिनट में जो है वो 30 रिवोल्यूशन घूम रही है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, 30 डिवाइड बाय 60। तो हमने क्या लिख दिया, 2 पाई एफ यानी कि 30 बाय 60, ठीक है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। मास हमें डिस्क का दिया हुआ है, रेडियस हमें डिस्क की दी हुई है, मास 50 केजी दिया हुआ था, रेडियस हमें 4 मीटर दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है वो सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। जैसे थीटा आएगा तो एक रोटेशन में आपका कितना चक्कर घूमता है, 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बोलूंगी 2 पाई का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो रोटेशन होता है 1, तो थीटा हमारे पास जो है वो रोटेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि एन बराबर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक और इसमें केस बन जाता है क्या, या एक सवाल और बन जाता है, क्या बन जाता है, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे में बोला जाए कि मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। एक डिस्क है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसको ओमेगा से 2 ओमेगा करना है, ठीक है। इसकी डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसको ओमेगा से 2 ओमेगा करना है। तो हमें बताना है कि इसमें वर्क डन कितना होगा, ठीक है। हमें वर्क डन बताना है, तो यार कुछ नहीं करना, हमें लिखना है वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हम सिस्टम में कोई मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगा रहे, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल इसमें और बनता है कि यार यहाँ पे मूल हो जाए कि एक डिस्क है,
ठीक है, एक डिस्क है, मास m दिया हुआ है, रेडियस r दी है, बोल रहा है ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और सडनली रुक जाती है। सडनली रुक जाती है तो क्या होगा कि ये देखो बेसिकली ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, तो इसके पास कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सडनली रुक गई, रुक गई तो क्या होगा कि हमने बचपन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये सडनली रुक गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हीट में कन्वर्ट हुई है। अगर ये हीट में कन्वर्ट हुई है तो आपको इसके सिस्टम में टेम्परेचर में चेंज बताना है। तो ध्यान से देखें कि अगर हम इसके सिस्टम में टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो अगर कभी भी किसी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज होता है तो जो Q लिखा जाता है, Q, वो Q कितना लिखा जाता है, Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। यहाँ पे m क्या है उसका मास, s क्या है उसकी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा क्या है उसके टेम्परेचर में चेंज। यानी अगर कभी भी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसके लिए अपने को इतनी हीट चाहिए, Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये हीट कहाँ से मिल रही है, ये हीट मिल रही है सिस्टम को इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। यार ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी और उससे क्या होगा कि आपके पास सिस्टम में जो है वो टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक, अब जनरली क्या होता है, जनरली ये वाली वैल्यू जो है ना वो जूल में होती है। ठीक, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है कैलोरी में होती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जनरली ऐसा होता है, देखो जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए तो अब तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, पर अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाए, ठीक है, हमें जो है वो मान लो सिर्फ नोटेशन की फॉर्म में लिखना हो, तो एक हमारे पास होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, वो होता है जे क्या होता है W/Q। ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर दूं, इसकी वैल्यू जो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, अच्छा अगर हमें कैलोरी से जूल में जाना हो तो हम 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें जूल से कैलोरी में जाना हो तो 4.2 से डिवाइड करते हैं। सर इतना क्यों कर रहे हो, देखो बेटा ऐसा है कि मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। ठीक है, अगर मैं दो इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं तो उन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये टर्म जनरली कैलोरी में है और ये टर्म जनरली जूल में है। देखो स्पेसिफिक हीट जनरली कैलोरी में दी होती है, मैं अगर इनको इक्वेट कर रहा हूं तो मैं इन दोनों को यूनिट सेम करना चाहता हूं। तो अगर ये कैलोरी में है, मुझे कैलोरी से जूल में जाना है, तो कैलोरी से जूल में जाना है तो हम जे से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हम आगे जब चलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो है वो रोलिंग मोशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इस सेगमेंट का जो है वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो फिर ये थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आउटकम मिलेगा। रोटेशनल एक बड़ा चैप्टर है इसलिए हमको लगता है टफ है, एक्चुअल में टफ नहीं है, इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पुरानी चीजों को भूलते जाते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमसे बन नहीं रहा है, टफ है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप चीजों को साथ के साथ बनाते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो 12th के एग्जाम अभी हमें फिक्स है नहीं, डेट आई नहीं है उसकी अभी। ठीक है, तो वो तो पोस्टपोन हो ही गए हैं अभी, तो इसीलिए जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं करें। ठीक है, इस टाइम का आउटपुट ले, ठीक है, इस टाइम का फायदा उठाएं और मैक्सिमम सवाल करें जितना आप कर सकते हैं। मॉड्यूल करें, अपने पुराने पेपर्स करें, ठीक है, जितना आपके पुराने पेपर्स हुए हैं मेजर्स के माइनर्स के, ठीक है, वो सब लगाएं, सॉल्व करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।